हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के अंतर्गत कंडक्ट हुए असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसके सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था जो कि असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर के लिए था और यह मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत कंडक्ट किया गया था। जो कि बात करें तो यह 70% कोटा के अंतर्गत यह पेपर 20 सितंबर 2021 को यह पेपर कंडक्ट हुआ था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किए गए थे। पहला सेक्शन था सेक्शन ए और सेकेंड सेक्शन था सेक्शन बी। पहले सेक्शन के अंतर्गत टोटल 80 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके अंतर्गत टेक्निकल प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था, जिसमें कैंडिडेट को केवल 70 प्रश्न का जवाब देना था। इसके अलावा बात करें सेक्शन बी के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत कैंडिडेट को इस्टेब्लिशमेंट एवं फाइनेंशियल रूल्स के बारे में पूछा गया था, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 30 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे गए थे और 30 का 30 इसमें जवाब देना था, जिससे टोटल मिलकर यहाँ पर 100 मार्क्स का फॉर्मेशन होता है और कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न में से 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करना था। इसके अलावा बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि पहले बता दिए गए थे कि सेक्शन ए में टेक्निकल एवं ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एवं रूल्स को इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर पहले प्रश्न ऑफिशियल लैंग्वेज से ही पूछ लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, यानी जो भारत के 8th शेड्यूल से जो अनुसूची उसमें कितने भाषाएं भी करेंटली में हैं वो पूछे गए हैं। तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें अगर आपसे एकमात्र जो फॉरेन लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में वो नेपाली को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि जब संविधान का फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय इसकी टोटल संख्या 14 की संख्या में थे। इसको भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के द्वारा किया गया है, यानी जो भी कोई पत्र प्राप्त होता है उसका जवाब हिंदी में देना होगा। यह राजभाषा नियम के 1976 के कौन से रूल के अनुसार बताया गया है। तो टोटल अगर बात करें राजभाषा नियम 1976 की तो इसके अंतर्गत टोटल 12 नियम को इंक्लूड किया गया है, जिसमें नियम 5 के अंतर्गत यह बताया गया कि कोई भी पत्राचार जो भी हो वह हिंदी में ही उसका जवाब देना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है संसदीय राजभाषा समिति के कितने सदस्य होते हैं। जो पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमेटी है उसकी टोटल अगर बात करें तो 30 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें अगर बात करें तो लोकसभा की तो लोकसभा से 20 मेंबर्स और राज्यसभा से 10 मेंबर्स होते हैं, जो टोटल मिलकर 30 का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अगर चेयरमैन यानी अध्यक्ष की बात करें संसदीय राजभाषा समिति के तो इसके जो सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं यानी केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर अगर हमसे टोटल सदस्य पूछा गया है तो टोटल सदस्य हमारा 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, यानी जो संसद में भाषा का प्रयोग होता है उसके हिंदी और अंग्रेजी में भाषा जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है। तो संसद की भाषा की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 120 यानी आर्टिकल 120 के अनुसार यह वर्णित किया गया है
की संसद की कौन सी भाषा डिसाइड होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो अगर बात करें अनुच्छेद 210 की, तो यहाँ पर जो विधानसभा राज्य के स्तर पर होता है उसके अंतर्गत जो लैंग्वेज यूज किए जाते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 210 के अंतर्गत बताया गया है। जबकि जो बात करें 351 की, तो जो हिंदी का विकास होता है यानी डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, उसके बारे में अनुच्छेद 351 में बताया गया है। जबकि 348 की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है वो अनुच्छेद 348 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो इस सारे ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इससे भी आपसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2020-21 में क क्षेत्र के लिए हिंदी के मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है। चूँकि क क्षेत्र के अंतर्गत मोस्टली हिंदी भाषी क्षेत्र ही आते हैं, तो उसमें जो टारगेट की अगर बात करें पत्राचार की तो 100% ही रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से पूछा गया है, तो लोकसभा का मेंबर जो होता है वह 20 की संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे राज्यसभा से पूछा जाता तो राज्यसभा से 10 मेंबर होते हैं। टोटल मिलकर यह 30 मेंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसके चेयरमैन केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर राजभाषा अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं। यानी जो राजभाषा अधिनियम जो 10 मई 1963 को आया था, जिसका संशोधन 1967 में हुआ था, इसकी पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कुल कितने इसके धाराएं हैं। तो जो राजभाषा अधिनियम 1963 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत टोटल 9 धाराओं का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा 1976 के किस नियम में दी गई है। यानी जो राजभाषा नियम 1976 में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा जो बताता है वह नियम 10 के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है। यहाँ पर टेक्निकल रेल विषय पर पूछा गया है जो कि मौलिक पुस्तक होना चाहिए उसका स्वयं का। तो उस केस में यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं जो प्रेमचंद की अगर बात करें तो जो स्टोरी और नोवेल जो दिया जाता है यानी कहानी और उपन्यास के लिए प्रेमचंद्र अवार्ड दिया जाता है। जबकि मैथिली शरण गुप्त जो है वो पोएम की राइटरी के लिए दिया जाता है यानी पोएम को लिखने पर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर राजभाषा नियम के अंतर्गत वाराणसी किस क्षेत्र में आते हैं। तो अगर बात करें वाराणसी जो कि यूपी के अंतर्गत आते हैं और उत्तर प्रदेश मोस्टली कच्छ हिंदी बोले जाते हैं और कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार वाराणसी कच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन बेल्ट वेट। यानी उस सेमी सर्कुलर का डिपॉजिट का नाम पूछा जा रहा है जो डिपॉजिट होते हैं बेल्ट वेट पर। तो बेल्ट वेट पर डिपॉजिट होने वाले सेमी सर्कुलर का नाम की अगर बात करें तो रेनफोर्समेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज डन बाय अ बेल्ट गन विथ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यानी कौन से टाइप की वेल्डिंग किया जाता है एक बेल्ट गन के साथ जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के साथ होते हैं। तो इसमें अगर बात करें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के
जो कि बेल्ट गन के साथ वेल्डिंग किया जाता है, तो उसका प्रकार GTAW होता है, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट आर द गैसेज मिक्स्ड फॉर सेल्डिंग इन FCAW यानी फ्लक्स्ड कोर आर्क वेल्डिंग, यानी जो हमारा FCAW जो वेल्डिंग्स के टाइप्स है उसमें जो गैसेज यूज़ किए जाते हैं मिक्स करने के लिए, सेल्डिंग करने के लिए FCAW में वो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें अगर बात करें फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में, तो इसमें आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इन विच वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेनुलेटेड फ्लक्स इज फेड थ्रू हॉपर टू द वेल्डिंग स्पॉट, जो किस वेल्डिंग प्रक्रिया में जो ग्रेनुलेटेड फ्लक्स जो फीड किए जाते हैं हॉपर के थ्रू वेल्डिंग स्पॉट्स पर, तो उस प्रक्रिया का वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम पूछा जा रहा है। तो उस वेल्डिंग प्रक्रिया के नाम यहाँ पर देखिए तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डिफेक्ट्स अकर टू अ वेल्ड जॉइंट्स इफ इट इज प्रोवाइडेड विथ इनसफिशिएंट हीट इनपुट्स, यानी किस प्रकार का जो डिफेक्ट्स वेल्ड जॉइंट्स पर क्रिएट होगा जब उसे इनसफिशिएंट मात्रा में हीट इनपुट्स मिला जाए, यानी उसे प्रॉपर मात्रा में अगर हीट नहीं दिया जाए तो किस प्रकार का जो वेल्ड जॉइंट्स पर हमारा डिफेक्ट क्रिएट होगा वो पूछा जा रहा है वेल्डिंग के दौरान। तो अगर बात करें अगर इनसफिशिएंट मात्रा में अगर हीट इनपुट मिलता है तो उस दौरान लैक ऑफ फ्यूजन्स की समस्या वेल्ड जॉइंट्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड टू ज्वाइन थीन मेटल शीट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन से वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग थीन मेटल शीट्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। तो बात करें यहाँ पर जो हमारा जैसे ये थीन मेटल शीट्स है और ये थीन मेटल शीट्स है, इसको जब ज्वाइन किया जाता है तो इसमें हमारा रेसिस्टेंट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप फ्लैश बट वेल्डिंग के नाम से भी जान सकते हैं। इस प्रक्रिया का खासकर हमारा यहाँ रेल जॉइंट्स को ज्वाइंट्स करने के लिए रेलवे के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पीसेस इन विच अ नॉन फेरस एलाउ इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी वैसी प्रक्रिया ज्वाइन करने की जिसमें दो पीसेस को जोड़ा जाता है जिसमें नॉन फेरस एलाउ इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी नॉन फेरस जो हमारा मिश्र धातु होते हैं उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लिक्विड स्टेट में, यानी द्रव अवस्था में इंट्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन पीस ऑफ मेटल एंड एलाउड ऑफ सोलिफाइड, यानी जो पीस ऑफ मेटल होता है और सोलिफाइड के बीच जो हमारा लिक्विड स्टेट्स में हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम बात करें तो उसको हम ब्रेजिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो विच वेल्ड प्रोसीजर इज सेफ टू परफॉर्म इन वेट कंडीशंस, यानी जो वेट कंडीशंस में हमारा किस वेल्ड प्रोसीजर्स को सेफ होता है परफॉर्म करना जब हमारा नमी वाली कंडीशंस हो। तो उस कंडीशंस की अगर बात करें तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द मेन रीजन्स फॉर सेलेक्टिंग कॉपर एलॉय फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोड होल्डर, यानी क्या कारण है, मेन पर्पस है यहाँ पर
कॉपर एलॉय मिश्र धातु को सिलेक्ट करने का इलेक्ट्रोड होल्डर को बनाने के लिए। यानी जब भी हम इलेक्ट्रोड होल्डर बनाते हैं तो क्या रीज़न है हमारा कि हम कॉपर एलॉय यानी कॉपर मिश्र धातु को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कॉज की, तो यह कॉपर एलॉय जो होता है वो मेनली गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी जो विद्युत और जो ताप का जो बेहतर हमारा चालक होता है वह कॉपर एलॉय ही होता है। तो यहाँ पर इस कारण से हम जो इलेक्ट्रोड होल्डर बनाते हैं उसमें कॉपर एलॉय को हम चूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज सेल्फ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी जो इलेक्ट्रोड की सेल्फ लाइफ क्या होती है। तो यहाँ पर बात करें तो जो इलेक्ट्रोड की सेल्फ लाइफ होता है वो मैक्सिमम टाइम ऑफ टू बीच इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, यानी उसकी वो लाइफ जहाँ तक हम इसको यूज कर सकते हैं वह इलेक्ट्रोड की सेल्फ लाइफ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग अंडरकट हैपेंस ड्यू टू, जब भी वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग के दौरान अंडरकट जो घटित होता है वह किस कारण से होता है। जो अंडरकट होता है जब भी हाई करंट जब हमारा सप्लाई होता है वेल्डिंग के दौरान, तो उस दौरान हमारा जो अंडरकट की समस्या है वह हद तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाई करंट के कारण यहाँ पर अंडरकट यहाँ पर वेल्डिंग के दौरान हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज अ सुटेबल मेथड ऑफ कटिंग्स ऑफ स्टेनलेस स्टील शीट्स, यानी सबसे अच्छी मेथड्स स्टेनलेस स्टील्स को काटने की कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर होगी सबसे बढ़िया। यहाँ पर पूछा गया जो हम प्लाज्मा कटिंग करते हैं वह सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा स्टेनलेस स्टील शीट्स को कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फ्लक्स इज यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट, जो फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग प्रक्रिया में किसको रोकने के लिए किया जाता है। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन या फॉर्मेशन होता है उसको रोकने के लिए हम फ्लक्स का यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कैम्फरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, यानी कैम्फरिंग जो है वो एक ऑपरेशन है आवश्यक ऑपरेशन होता है के बाद में, यानी कौन सी प्रक्रिया के बाद कैम्फरिंग हमारा काफ़ी आवश्यक ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें हम तो थ्रेड कटिंग जब हम करते हैं तो उसके बाद कैम्फरिंग हमारा करना काफ़ी इसेंशियल ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सरफेस रफनेस ऑन अ ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी सरफेस रफनेस जो होता है ड्राइंग पर उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछा गया है। तो यहाँ पर हम जब ड्राइंग सरफेस पर हम सरफेस रफनेस को दिखाना हो तो हम ट्रायंगल्स की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑपरेशंस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्मूथ सीट और स्क्वायरिंग द सरफेस अराउंड अ होल फॉर नट और वाशर इज कॉल्ड, यानी जो हम ऑपरेशंस करते हैं स्मूथ सीट्स को प्रोवाइड करने के लिए या स्क्वायरिंग द सरफेस की करने के लिए जो होल होता है उसके चारों तरफ नट और वाशर्स के, तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे अगर कोई नट या वाशर्स है उसके चारों तरफ हम जो सरफेस होता है स्मूथ सरफेस या स्क्वायरिंग सरफेस को हम जब स्मूथनेस करते हैं तो उस ऑपरेशंस को हम किस नाम से जानते हैं वो पूछा गया है। तो उस ऑपरेशंस की अगर बात करें तो स्पॉट फेसिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं पर्पस ऑफ जिग्स एंड फिक्चर्स इज टू, यानी जो जिग्स और फिक्चर्स होते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य की अगर बात करें
तो उसका पहला उद्देश्य होता है इंक्रीज मशीनिंग एक्यूरेसी, सेकंड होता है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, थर्ड होता है फैसिलिटेट इंटरचेंजेबिलिटी। यानी यहाँ पर ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी तीनों प्रक्रिया को यहाँ पर पर्पस से हमारा इंक्रीज करना होता है जिग्स एंड फिक्चर्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ड्रिलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ड्रिलिंग एक उदाहरण है किसका, तो ऑब्लिक कटिंग का है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो CNC मशीन हैज़ द फॉलोइंग मेन एडवांटेज ऑफ हर कन्वेंशनल मशीनिंग प्रैक्टिस। यानी जो CNC मशीनिंग है उसका क्या मेन फ़ायदे है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रैक्टिस के मुकाबले में। तो इसकी अगर फ़ायदे एडवांटेज की अगर बात करें तो CNC के यहाँ पर सबसे पहले देख ले तो CNC का मतलब होता है यहाँ पर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें कन्वेंशनल के मुकाबले तो इसको एबिलिटी होता है कि लोकेशन जो टूल्स वगैरह जो लगाते हैं उसमें CNC मशीन्स में उसके लोकेशंस टूल्स की जब मशीनिंग करते हैं तो अच्छी तरह से लोकेशन हमारा बताते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर बात करें तो फीडबैक कंट्रोल इसका सही होता है कन्वेंशनल मशीनिंग प्रैक्टिस के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फीडबैक कंट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है रीमिंग इज द ऑपरेशन ऑफ। जो रीमिंग किया जाता है वो किसका ऑपरेशंस के रूप में हम जानते हैं। तो रीमिंग की अगर बात करें तो जब साइजिंग एंड फिनिशिंग होल, एक होल का जब साइजिंग और फिनिशिंग किया जाता है तो उसको हम रीमिंग ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साइजिंग एंड फिनिशिंग अ होल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अरेंज द फ्लोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ एक्यूरेसी इन मेजरमेंट दैट इज हाईएस्ट एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट्स फर्स्ट एंड लोएस्ट एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट लास्ट। यहाँ पर इस प्रश्न को अभी हाल ही में जो 20 नवंबर 2022 को जो CBT यानी सेंट्रल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है सेंट्रलाइज्ड 30% जो LDC कोटा हुआ था AME/AWM के लिए, उसमें यह प्रश्न को पूरे सेम तरह से रिपीट कर दिया गया था। तो इस तरह आप जो भी प्रश्न या वीडियो देखे तो आप सही पूर्वक उसको याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स का संभावना हद तक नए पेपर्स में आने के रहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सॉल्यूशंस की तो सबसे पहले यहाँ पर हाईएस्ट एक्यूरेसी को पहले रखने के लिए बोला गया है, लोएस्ट एक्यूरेसी को बाद में रखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार चले अगर तो यहाँ पर हम तो सबसे पहले अगर हम हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें एक्यूरेसी वाले को तो सबसे पहले हम स्लिप गेज को रखेंगे पहले नंबर पर, ठीक। फिर उसके सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो सेकेंड नंबर पर हमारा माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो माइक्रोमीटर को हम सेकेंड नंबर पर रखेंगे हाईएस्ट एक्यूरेसी के इंस्ट्रूमेंट्स के अनुसार। थर्ड नंबर पर हमारा वर्नियर कैलिपर आ जाएगा और चौथे नंबर पर हमारा स्टील स्केल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अरेंज हो गया स्लिप गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील स्केल। ऐसा ऑप्शंस में हमारा ए में दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है चूज एनालॉग इनपुट डिवाइस फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से जो एनालॉग डिवाइस है उसको यहाँ पर चूज करना है। तो एनालॉग डिवाइस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा प्रेशर सेंसर्स, टेम्परेचर सेंसर, पोजीशन सेंसर और फॉलो सेंसर्स हो जाएगा, जो कि एनालॉग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जो सेंस करके आगे आउटपुट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमसे इनपुट डिवाइस एनालॉग करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, पोजीशन सेंसर और फॉलो सेंसर्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर
तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है द रोल ऑफ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज, यानी जो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है उसका रोल क्या होता है। तो उसकी रोल की अगर बात करें तो इसका काम होता है कि मिनिमाइज प्रेशर फ्लक्चुएशंस इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स में जो प्रेशर फ्लक्चुएट करते हैं उसको मिनिमाइज करना होता है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का काम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ साइज ऑफ अ पार्ट इज कॉल्ड, यानी जो कोई पार्ट्स के दो लिमिट जो पार्ट्स के कोई साइज है उसके दो लिमिट्स के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर, जो इंटरचेंजेबिलिटी के जो सिद्धांत होते हैं नॉर्मली एम्प्लॉयड होते हैं किसके लिए। तो इसकी अगर बात करें कि किसके लिए एम्प्लॉयड होते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन चारों ऑप्शन दिए गए हैं यानी प्रोडक्शंस ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स इसके लिए भी ये एम्प्लॉयड होते हैं, मास प्रोडक्शंस के लिए भी, और पार्ट्स विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ साइज, जो भी पार्ट्स जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स के अंदर होते हैं उस पर भी एम्प्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द पोजीशन फीडबैक सिस्टम इन CNC, यानी जो हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो होता है उसमें जो पोजीशन फीडबैक सिस्टम होते हैं वो टर्निंग करते हैं जब भी हम कोई लेथ्स में, तो उसका फीडबैक किसके बारे में बताते हैं, यानी फीडबैक अबाउट्स। तो जो हो यह फीडबैक देता है वो लोकेशन ऑफ टूल ड्यूरिंग मशीनिंग, जब भी मशीनिंग हम करते हैं कोई टूल्स की तो उसकी लोकेशन प्रॉपर मात्रा में हमको यह बताते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकेशन ऑफ टूल ड्यूरिंग मशीनिंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन मशीन्स, जो मशीन्स में हम सेफ्टी डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा यूज किया जाता है। तो सेफ्टी डिवाइस की अगर बात करें तो फेल सेफ, सेफ्टी इंटरलॉक्स, लिमिट स्विचेज, यानी ये चारों सेफ्टी डिवाइस का प्रयोग हम मशीन्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर डैश हार्डनेस इंक्रीजेज इन केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग में हार्डनेस इंक्रीज करता है। जब भी हम केस हार्डनिंग करते हैं तो जो हार्डनेस इंक्रीज होता है वो क्या आंतरिक होता है बाहरी होता है वो पूछा गया है। तो जो हमारा एक्सटर्नल यानी बाहरी जो हार्डनेस होता है वह बढ़ जाता है केस हार्डनिंग के दौरान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्हाट मेथड इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेटालिक सैंपल ऑफ वेरी स्मॉल साइज, यानी कौन सी प्रक्रिया यूज किया जाता है एनालिसिस में एलिमेंट्स जो मेटालिक सैंपल्स होते हैं जो कि काफ़ी छोटे साइज के एलिमेंट्स को एनालाइज करने के लिए हम कौन से प्रक्रिया को प्रयोग करते हैं। जो प्रक्रिया होता है हमारा काफ़ी स्मॉल साइज के सैंपल्स मेटालिक सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए वो हमारा बेट मेथड होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेट मेथड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच मशीन इज यूज्ड इन BLW यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स फॉर मशीनिंग ऑफ लाइन बोर ऑफ HHP क्रैंक केस, यानी जो HHP क्रैंक केस होते हैं उसकी जो लाइन बोर होता है उसके मशीनिंग के लिए कौन से मशीन का प्रयोग किया जाता है BLW के अंतर्गत। तो जो हमारा अगर बात करें HHP क्रैंक केस के लाइन बोर की तो उसके मशीनिंग के लिए हम एंगुलर बोरिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है विच लॉ इज एक्सप्लोटेड द मोस्ट इन हाइड्रोलिक्स,
यानी जो हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत सबसे जिस नियम का प्रयोग करते हैं वो कौन सा होता है, एक्सप्लोइट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पास्कल लॉ का प्रयोग मोस्टली हम हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पास्कल लॉ कहता है कि जो हमारा प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन द क्लोज फ्लूइड इज सेम, यानी जो क्लोज सरफेस के अंतर्गत जहां हमारा प्रत्येक पॉइंट्स पर जो प्रेशर बनता है वो हमारा समान होता है। यह हमारा पास्कल्स लॉ बनाता है, जिसके मदद से हम हाइड्रोलिक्स में हम यहाँ इस लॉ का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा पास्कल्स लॉ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थिकनेस ऑफ थिन शीट कैन बी एक्यूरेटली चेक्ड बाय। जो थिन शीट्स के जो थिकनेस यानी मोटाई होता है उसको एक्यूरेटली सही पूर्वक चेक किया जा सकता है, किसके मदद से? तो इसको हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर माइक्रोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, यानी जो हमारा रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स होते हैं उसको कौन यहाँ पर एट्रीब्यूट करता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो OHSAS जो 18001 है उसके अंतर्गत हमारा रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स आते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अगर बात करें तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ISO 9001 रेशियो 2015 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्वालिटी मैनेजमेंट आता है, क्वालिटी मैनेजमेंट आता है। जबकि यहाँ पर ISO 14001 की अगर बात करें 2015 की तो इसमें हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत यह रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, व्हाट डज NGT स्टैंड्स फॉर, यानी NGT का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ISO 14001 रेशियो 2015 इज रिलेटेड टू, यानी जो हमारा ISO 14001 है 2015 उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर इसका संबंध है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, NABL स्पेसिफाई द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर कंपिटेंस टू कैरी आउट। जो NABL है यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी जो है वो जनरल रिक्वायरमेंट होता है कंपिटेंस टू कैरी आउट, यानी किस प्रकार के जो हम कैलिब्रेशन या टेस्टिंग करते हैं उसको यहाँ पर हमारा NABL के अंतर्गत स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी टेस्ट एंड कैलिब्रेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, IRIS स्टैंड्स फॉर, यानी IRIS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IRIS की अगर बात करें तो इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आर इम्पोज्ड बाय, यानी जो हमारा मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होता है प्रोडक्शन यूनिट्स या वर्कशॉप के अंतर्गत वो किसके अनुसार इम्पोज किया जाता है? तो वो हमारा फैक्ट्री एक्ट जो होता है 1948 उसके द्वारा मैक्सिमम वर्किंग आवर्स को इम्पोज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स आर क्लासिफाइड बाय, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसको किसके द्वारा क्लासिफाई किया जाता है? तो जो हम अगर बात करें यहाँ पर तो टोटल हमारा 4 तरह के फायर्स होते हैं ABCD, उसी के अनुसार हमारा उसके
बुझाने के लिए हमारा अलग अलग तरह के जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हम क्लासीफाई करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स को, तो जो हम फायर पर यूज करते हैं यानी द टाइप ऑफ फायर दे आर यूज्ड ऑन, यानी जो भी जो टाइप्स होते हैं जो हम आग पर उपयोग करते हैं उसके अनुसार इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है व्हाट डज द एब्रिविएशन पीपीई स्टैंड्स फॉर। जो हमारा एब्रिविएशन पीपीई है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पीपीई की बात करिए अगर तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द पर्सनल हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज कॉल्ड, यानी जो फैक्ट्री के अफेयर्स होते हैं उस पर कंट्रोल होता है, ओवरऑल अल्टीमेट कंट्रोल होता है जिस पर द पर्सन्स जो भी पर्सन्स को उसको हम क्या कहते हैं। तो जो भी अगर बात करें यहाँ पर फैक्ट्री अफेयर्स के कंट्रोल की तो इसको हम फैक्ट्री ऑक्युपायर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया इन फैक्ट्री वेयर मोर देन डैश वर्कर आर ऑर्डरली एम्प्लॉयड अ कैंटीन फॉर यूज ऑफ वर्कर सेल बी प्रोवाइडेड, यानी फैक्ट्री के अंतर्गत जहाँ भी कितने वर्कर्स से ज़्यादा अगर समानांतर कार्यरत हो तो उस वहाँ पर कैंटीन की जो हमारा फैसिलिटी हो प्रोवाइड करवाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर बात करिए अगर तो जब भी हमारा 250 वर्कर से ज़्यादा अगर मोस्ट यहाँ पर वर्कशॉप के अंतर्गत हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारा फैक्ट्री के अंतर्गत हमारा कैंटीन के जो हमारा फैसिलिटी हुआ है वो प्रोवाइड करवाना होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर व्हाट डज ईटीपी स्टैंड्स फॉर, यानी ईटीपी का अर्थ क्या होता है। तो ईटीपी का अर्थ होता है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, यानी फैक्ट्री एक्ट किस पर लागू नहीं होता है। तो फैक्ट्री एक्ट की अगर बात करें तो यह प्रोडक्शन यूनिट्स और जो वर्कशॉप्स है चाहे वो जो बैगन वर्कशॉप्स हो या कैरिज वर्कशॉप हो यहाँ पर लागू होते हैं। लेकिन जो भी हमारा ओपन लाइंस हो गया CNW का और डीजल लोको सेट या इलेक्ट्रिक लोको सेट है वहाँ पर हमारा फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शंस में। तो बात करें यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स पर लागू होते हैं और रेलवे वर्कशॉप पर लागू होते हैं, लेकिन डीजल सेट्स पर यहाँ पर लागू नहीं होता है जो फैक्ट्री एक्ट्स है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पर जो CNW का डिपो होता है ओपन लाइन वहाँ पर भी हमारा फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर हु अपॉइंटमेंट्स अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर अंडर फैक्ट्री एक्ट, यानी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को अपॉइंटमेंट्स की दिया जाता है वो कौन देता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अंडर द HOE यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो 2005 में आया था उसके अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा क्लास टाइप्स क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूअस आते हैं, फिर इंटेंसिव, फिर यहाँ पर हमारा इसेंशियल, इंटरमीडिएट, फिर एक्सक्लूडेड, ये सारे हमारा जो टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा डायरेक्ट कोई टाइप नहीं होता है HOER के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारा यहाँ 3 ऑप्शन है इसके अलावा हमारा इसेंशियली, इंटरमीडिएट जो है वो भी एक टाइप्स होता है। टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है अंडर द फैक्ट्री एक्ट यानी फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत
व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर प्रीमाइज टू रिप्रेजेंट अ फैक्ट्री, यानी जो फैक्ट्री के अंतर्गत जो हमारा कम से कम नंबर्स वर्कर्स के होते हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक फैक्ट्री को, वो संख्या क्या होगा। तो उसकी संख्या 10 होता है, यानी कम से कम 10 वर्कर्स होना अनिवार्य है एक फैक्ट्री को अंतर्गत आने के लिए, एक्ट के अंतर्गत आने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर यूनिट ऑफ एयर फ्लो इंडिकेटर, यानी जो AFI आप देख पा रहे होंगे, देखते होंगे जैसे लोको वगैरह में, तो उस वो एयर फ्लो इंडिकेटर जो होता है वो वैगन्स के लीकेज रीडिंग को रीड करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो भी हमारा कोचेज या वैगन के अंतर्गत जो हमारा लीकेज होता है उसको हमारा यह आइडेंटिफाई यानी इंडिकेट करता है, जो हमारा लोकोमोटिव के अंतर्गत जो इंडिकेटर लगे होते हैं वहाँ पर इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वैगन रीडिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर क्रैक्स इन द एक्सेल्स आर डिटेक्टेड बाय, यानी जो हमारा एक्सेल्स में क्रैक्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसके मदद से, तो वो हमारा UST यानी अल्ट्रासोनिक टेस्ट की मदद से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हायर टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरी इज कॉजेज द लाइफ ऑफ बैटरी, यानी जो बैटरी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अत्यधिक तापमान बैटरी के लाइफ पर क्या प्रभाव डालता है। तो उसके जो हमारा अगर बात करें जो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर अधिकतम तापमान हो जाए उस केस में बैटरी का जो जीवन काल यानी लाइफ होता है वह डिक्रीज कर देता है यानी कम कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है विच टाइप ऑफ डीजल इंजन मॉडल्स इज फिटेड इन WDG4D लोकोमोटिव, यानी जो WDG4D लोकोमोटिव्स है उसके अंतर्गत किस प्रकार के टाइप्स के इंजन्स मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अगर बात करें अगर WDG4D लोकोमोटिव्स के अंतर्गत तो इसमें 710 G3B जो इंजन टाइप्स मॉडल है डीजल इंजन की उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका बात करें अगर इसकी तो इसका हॉर्स पावर 4500 इसका हॉर्स पावर होता है और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होता है वह 6000 लीटर का होता है। इसके अलावा बात करें तो यह डबल कैब के प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है और यह 3 फेज AC ट्रैक्शन का व्यवस्था इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यह 2 स्ट्रोक 710 G3B डीजल इंजन टाइप्स के साथ 16 सिलेंडर के साथ इसमें यह लगाया गया है। यानी बात करें तो जो यह WDG4D लोकोमोटिव है अगर आपसे सिलेंडर की भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, यह प्रश्न यहाँ पर इस बार जो 70% जो AME और AWM का पेपर हुआ था तो यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था नंबर ऑफ सिलेंडर यूज्ड इन WDG4D लोकोमोटिव। तो यहाँ पर इस प्रकार इसको भी आप याद रखें कि 16 सिलेंडर का प्रयोग WDG4D के अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा यह कोको टाइप्स जो व्हील अरेंजमेंट होता है बोगी अरेंजमेंट उसमें एक कोको टाइप्स का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशंस है उसको आप याद रखें, यहाँ से कहीं से भी एक प्रश्न यहाँ से आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ WDP4 लोकोमोटिव, जो यहाँ पर P दिखा रहे हैं वो पैसेंजर के लिए लोकोमोटिव उपयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर अगर WDG4 रहता तो यह गुड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमसे WDP4 लोकोमोटिव के लिए पूछा गया है तो इसका जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है लोकोमोटिव की वह 160 kmph होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इन द ईएमडी लोकोमोटिव द टर्बो चार्जर इज ड्राइवन बाई, यानी जो ईएमडी वाले लोकोमोटिव जो होते हैं उसमें टर्बो चार्जर्स को ड्राइव किया जाता है किसके मदद से, तो इसमें हमारा गियर ट्रेन और जो एग्जॉस्ट गैस होते हैं उसके मदद से हम टर्बो चार्जर्स को ईएमडी लोकोमोटिव के अंतर्गत ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एयर ब्रेक सिस्टम इन WDP4 और WDG4 लोको, यानी जो हमारा दो प्रकार का लोको दिया गया है जो कि एक पैसेंजर के लिए गुड्स के लिए लोको प्रयोग किया जाता है। इसमें एयर ब्रेक सिस्टम पूछा गया कि कौन से एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत हमारा CCB यानी कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कार्डियम कंपोनेंट इज यूज्ड इन, यानी जो कार्डियम कंपोनेंट यूज किया जाता है वो कहाँ पर यूज किया जाता है लोकोमोटिव के अंतर्गत। तो जो लोको के अंतर्गत बात करिए अगर, तो यह गियर केस जो यहाँ पर लोको का होता है वहाँ पर हमारा कार्डियम कंपाउंड्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी गियर केस ऑफ लोको इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, वर्क ऑफ आफ्टर कूलर इज टू इंक्रीज, यानी जो आफ्टर कूलर्स का काम होता है इंक्रीज करना। तो इसका अगर बात करें अगर, तो यह डेंसिटी को इंक्रीज करता है यानी घनत्व को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ लोकोमोटिव रेगुलेट्स फ्यूल इनपुट्स एज पर जनरेटर डिमांड एंड इंजन RPM, यानी जो जनरेटर के डिमांड और इंजन की RPM के अनुसार जो हम फ्यूल इनपुट्स को रेगुलेट करते हैं लोकोमोटिव्स में वह कौन सा पार्ट्स करता है। तो इसकी अगर बात करें कि जो हमारा इंजन के RPM और जनरेटर डिमांड्स के अनुसार जो हम फ्यूल्स को रेगुलेट करते हैं वो लोकोमोटिव्स का एक पार्ट्स होता है जो गवर्नर के नाम से हम जानते हैं, वो इसको फ्यूल्स इनपुट्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गवर्नर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो WDP4D लोकोमोटिव द कंप्रेसर इज, जो हमारा WDP4D लोकोमोटिव है उसमें जो एयर कंप्रेसर होता है वो कैसा होता है, तो वो एयर कंप्रेसर जो होता है वो वाटर कूलेट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कन्वर्टेड फ्रॉम अल्को लोकोमोटिव इन BLW, यानी जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में जो अल्को लोकोमोटिव्स होते हैं उसको कन्वर्ट करके जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाया जाता है उसका नाम क्या होगा। तो उसके नाम की अगर बात करें अगर, तो WAG3C3 हो जाएगा इसका नाम, जिसको हम अल्को लोकोमोटिव्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, WAG-C3। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, TPR61 इज एसोसिएटेड विथ मॉडल नेम ऑफ विच इक्विपमेंट, यानी जो ये हमारा एक संख्या दिया गया है TPR61 वो किस इक्विपमेंट के मॉडल के नाम से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करिए अगर TPR61 की दिया टर्बो सुपरचार्जर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप टी से भी लगा सकते हैं कि टर्बो चार्जर से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट्स ऑफ लोकोमोटिव, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है शुरुआत में लोकोमोटिव के ट्रैक्टिव एफर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए।
यानी जो लोकोमोटिव्स के ट्रैक्टिव एफर्ट्स होते हैं उसको शुरुआत में जो इंक्रीज किया जाता है उसका यहाँ पर पूछा गया कौन इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर बात करें तो जो उसका वेट होता है, जब हम वेट को इंक्रीज करते रहते हैं तो उस दौरान उसके कारण ट्रैक्टिव एफर्ट्स होता है वो हमारा शुरुआती में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंक्रीज वेट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एयर कंडीशनर ऑफ कैब WDP-4D लोकोमोटिव। जो हमारा बात करें इसकी क्षमता पूछा गया है एयर कंडीशनर्स के, जो हम लोकोमोटिव WDP-4D के लोकोमोटिव्स के बारे में पूछा गया है। यानी जो WDP-4D लोकोमोटिव्स के कैब्स हैं उसमें एयर कंडीशनर्स की कैप्स क्षमता की बात करें तो 1.75 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, इन HHP लोकोमोटिव व्हाट प्रोवाइड्स पावर्स फॉर रेडिएटर ब्लो मोटर। जो रेडिएटर ब्लो मोटर्स होते हैं उसके लिए जो पावर प्रोवाइड करवाया जाता है वो कौन प्रोवाइड करवाता है HHP लोकोमोटिव के अंतर्गत। तो जो हमारा कंपेनियन अल्टरनेटर जो होते हैं वो रेडिएटर ब्लो मोटर्स के अंतर्गत पावर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी कंपेनियन अल्टरनेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, रेडिएटर फैन ऑफ HHP लोको कैन रन एट हाउ मेनी स्पीड्स। जो हमारा HHP लोको होता है उसके रेडिएटर फैंस के कितने स्पीड्स पर हमारा रन करता है यानी चलता है। तो इसकी अगर बात करें स्पीड्स की तो यह 2 के स्पीड्स पर चलता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विच लोको डज नॉट हैव कोको व्हील अरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक हमारा बोबो और एक हमारा कोको व्हील अरेंजमेंट का प्रयोग किया जाता है खासकर लोको के अंतर्गत। तो जो आप इस सीधे सीधे जान ले कि जो हमारा 3 एक्सल्स के साथ जब भी हमारा कोई बोगी कनेक्टेड होता होगा उसको हम कोको के नाम से जानेंगे, और जो भी 2 एक्सल के साथ हमारा एक बोगी कनेक्टेड हो तो उसको हम बोबो के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर WDM2, WDG-4D और WDP-4D ये तीनों के अंतर्गत हमारा 3 एक्सल्स के एक व्हील बोगी होते हैं, तो इसलिए ये हमारा चारों ऑप्शंस हमारा कोको व्हील अरेंजमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार हमारा नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोई भी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है जो कोको व्हील अरेंजमेंट के अंतर्गत ना आए, यानी तीनों यहाँ पर हमारा कोको व्हील अरेंजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। अगर बात करें यहाँ पर एक बोबो की व्हील अरेंजमेंट की तो अभी हाल ही में जो हमारा WAG-12 जो आया है जिसकी हॉर्स पावर काफ़ी 12,000 हॉर्स पावर से, उसके अंतर्गत व्हील जो अरेंजमेंट है वो बोबो व्हील अरेंजमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, व्हाट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पावर असेंबली इन 710 G3B इंजन। यानी जो 710 G3B इंजन्स के जो पावर असेंबली में कौन सा पार्ट्स नहीं होते हैं। तो पावर असेंबली में अगर पार्ट्स नहीं होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि 710 G3B इंजन्स ये कौन से लोकोमोटिव्स के अंतर्गत आते हैं। इसकी लोकोमोटिव की अभी हाल ही में बात की है कि यह WDG-4D लोकोमोटिव्स के या इंजन टाइप्स होते हैं। यानी WDG-4D लोकोमोटिव यह इंजन का यह टाइप्स होता है 710 G3B। इसके अंतर्गत पावर असेंबली में कौन सा पार्ट्स नहीं होता है। तब इसमें अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा पिस्टन रिंग, एग्जॉस्ट वाल्व और पिस्टन कैरियर होता है। इसके अंतर्गत कनेक्टिंग रड बियरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विच इक्विपमेंट इज नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग सेल्फ लोड टेस्ट ऑन HHP लोकोमोटिव। यानी जो HHP लोकोमोटिव पर सेल्फ लोड टेस्ट के दौरान हम कौन से इक्विपमेंट को यूटिलाइज नहीं करते हैं।
तो यूटिलाइज की यहाँ पर नहीं बात की है, कौन सा यहाँ पर इक्विपमेंट का यूटिलाइज नहीं किया जाता है। तो उसके दौरान हम ट्रैक्शन मोटर्स का उपयोग नहीं करते हैं। जब हम सेल्फ लोड टेस्ट करते हैं एचएसपी लोकोमोटिव का, तो उस दौरान हम ट्रैक्शन मोटर्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ट्रैक्शन मोटर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड फॉर द आइटम रिक्वायर्ड टू बी द परचेज फ्रॉम, यानी कौन से आइटम को परचेज जब किया जाता है, किस टेंडर के अंतर्गत, जहां पर हमारा प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट यानी पीएसी का रिक्वायरमेंट पड़ता है उस टेंडर के अंतर्गत यानी फार्म्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर बात करें जो हम सिंगल फार्म ओनली यानी जो सिंगल टेंडर जब मंगाते हैं हम, तो उसके अंतर्गत हमारा कोई भी जो आर्टिकल्स यानी आइटम्स जो परचेज किया जाता है वो हमारा पीएसी यानी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट के द्वारा ही इशू करके हम उस आइटम्स को हम परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पीएसी का फुल फॉर्म प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट है, इसको भी आप याद कर लें कि हम कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईओटीटी प्रोजेक्ट, यानी ईओटीटी प्रोजेक्ट यहाँ पर है जो इंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इसका किसको हटाया जा सकता है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जब हम ईओटीटी की बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स जो डिवाइस होता है वो इंजन में लगा होता है, एक पार्ट्स जो वैगन्स या कोचेज के जो लास्ट व्हीकल्स होंगे, लास्ट कोचेज, उसके पीछे लगा होगा। दोनों सिग्नल एक्सचेंज करेंगे जिससे हमारा लोको पायलट्स को यह पता चलते रहेगा कि हमारा सारे जो सेट्स है, कॉम्बिनेशन है हमारा रेक की, वो प्रॉपर कंडीशन में रन कर रहे हैं, जिसके मदद से हम यहाँ पर गार्ड की जो काम है वो समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी ईओटीटी यानी इंड ऑफ ट्रेन टेलीमेंट्री। ये खासकर इसमें गुड्स ट्रेन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पर जब यह प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसके मदद से ट्रेन गार्ड का काम समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएसओ 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इज, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आईएसओ 9000 है उसका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो उसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, यानी जो कस्टमर का जो संतुष्टि होता है उसको इसके अंतर्गत बताया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स को रखा गया है, जिसके अंतर्गत टोटल 30 प्रश्न पूछे गए हैं और 30 का 30 जवाब आपको देना है, जिसके लिए 30 मार्क्स इस सेक्शन के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया है, विच फॉर्म इज यूज्ड फॉर सस्पेंशन, कौन से फॉर्म का प्रयोग सस्पेंशन करने के लिए, निलंबन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो चार ऑप्शंस में हमारा SF1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यानी SF1 के अंतर्गत सस्पेंड किया जाता है किसी कर्मचारी को। सेकेंड SF2 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत डिम्ड सस्पेंशन को रखा गया है। जब भी कोई कर्मचारी 48 आवर्स के अंतर ज़्यादातर पुलिस कस्टडी में हो, तो जिस तरह से शुरुआती स्तर पर जब उसको गिरफ्तार किया गया होगा तो उस समय से उसको डिम्ड सस्पेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा। SF3 के अंतर्गत ग्रांट ऑफ सब्सिक्वेंट अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता की स्वीकृति होता है। जब कर्मचारी निलंबन अवस्था में हो तो उसको निर्वाह भत्ता SF3 के अंतर्गत ही प्रोवाइड करवाया जाता है। SF4 जो होता है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, निलंबन से बहाली होता है। SF5 होता है चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी बड़ी शास्ति के लिए जो चार्जशीट होते हैं वो SF5 के अंतर्गत रखे गए हैं। SF6 की अगर बात करें तो रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको इंस्पेक्ट करने से, परमिशन देने से मना करना होता है SF6 के अंतर्गत। SF7 की अगर बात करें,
तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर होता है, यानी इंक्वायरी ऑफिसर्स का नियुक्ति होता है। SF 7 जो होता है 8 होता है, जो SF 8 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होता है, यानी जो प्रस्तुति अधिकारी होते हैं उसकी नियुक्ति SF 8 के अंतर्गत रखे गए हैं। SF 9 को डिलीट कर दिया गया है वर्तमान में, जबकि SF जो 10 होता है उसके अंतर्गत जो अपॉइंटमेंट होते हैं कॉमन प्रोसीडिंग्स की, यानी जो संयुक्त कार्यवाही के लिए जो भी अधिकारी की नियुक्ति होता है उसको SF 10 के अंतर्गत रखा गया है। जबकि SF 11 को चार्जशीट जो इशू किए जाते हैं माइनर पेनाल्टी के लिए, यानी छोटी शास्ति के लिए, उसको SF 11 के अंतर्गत रखा गया है। इस सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को आप याद कर ले, क्योंकि इसमें कभी कभी SF 5, 6, 7, 8 कहीं से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसको किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर सस्पेंशन के लिए पूछ लिया गया है कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी व्हाइल पासिंग ऑर्डर्स फॉर इम्पोजिंग पेनाल्टी शुड इनवेरिएबली पासेज। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं जब ऑर्डर्स को पास करते हैं पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए, तो वह इनवेरिएबली पास होते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनाल्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा छोटी शास्ति है, नहीं है। इसमें छोटी शास्ति नहीं पूछा गया है। तो इसमें अगर बात करें छोटी शास्ति नहीं होगा इसमें, तो रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉसेज, ये एक तरह से देखा जाए तो माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आ सकते हैं। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए और बिल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, ये सारे यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कम्युलेटिव इफेक्ट या विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट। तो इस प्रकार इस सारे को हम माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे ही हमारा किसी में भी रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेट या इंक्रीमेंट में विथ कम्युलेटिव इफेक्ट्स जैसे ही आ जाए तो वो हमारा मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो रूल 11 ऑफ रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स 1968 डील्स विथ, यानी जो 1968 के अनुशासन अपील नियम के रूल 11 क्या बताता है, यानी क्या डील करता है, तो वह जो माइनर पेनाल्टी इम्पोज करने की प्रक्रिया होता है उसको बताता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इम्पोजिंग माइनर पेनाल्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी छोटी शास्ति को इम्पोज करने के लिए रूल 11 जो अनुशासन अपील नियम 1968 है उसको डील करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि D&A रूल्स 1968 रेलवे सर्वेंट आर नॉट एप्लीकेबल टू, यानी जो 1968 के अंतर्गत जो अनुशासन अपील नियम आया था वो किस पर लागू नहीं होता है। तो यह मेडिकल डिपार्टमेंट पर लागू होता है, रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट पर भी लागू होता है और पर्सनल डिपार्टमेंट पर भी लागू होता है, लेकिन RPF पर यह रूल लागू नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो GM होते हैं जनरल मैनेजर, इस पर भी यह रूल लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेनाल्टी अंडर D&A रूल्स, यानी D&A रूल्स के अंतर्गत यहाँ पर मेजर पेनाल्टी कौन सा होगा। तो मेजर पेनाल्टी की अगर बात करें तो कंपलसरी रिटायरमेंट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर पेनाल्टी, यानी छोटी शास्ति निम्नलिखित में से कौन सा है। तो छोटी शास्ति की अगर बात करें तो छोटी शास्ति यहाँ पर वार्निंग कोई पेनाल्टी नहीं होता है। रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टाइम स्केल पे बाय 1 स्टेज फॉर 4 ईयर्स, 3 से ज़्यादा ईयर्स पर कोई भी अगर
रिडक्शन किया जाता है तो वो मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर थर्ड ऑप्शन से बोला गया है कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ, जैसे ही कम्युलेटिव इफेक्ट्स आ जाए तो वो भी मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आ सके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया द टाइम लिमिट्स फॉर सबमिटिंग अपील अगेंस्ट ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनाल्टी। जो ऑर्डर दिया गया है पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए, उसके लिए जो अपील करना है वो कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत हमको सबमिट करना होता है D&R रूल के अंतर्गत। तो जो 45 डेज होता है उसके अंतर्गत यह अपील के अगेंस्ट हम अपील सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अ फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज में बी गिवन हाउ मेनी डेज CCL ड्यूरिंग सर्विस। यानी जो सर्विस के दौरान CCL कितने दिन का मिल सकता है एक महिला कर्मचारी को। तो महिला कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव के लिए टोटल 730 दिन का प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला 365 डे के लिए उसकी बेसिक का 100% भुगतान किया जाता है, जबकि अगले 365 दिन के लिए उसकी बेसिक का केवल 80% ही भुगतान किया जाता है। इसके अलावा एक और रूल है इसके साथ कि मैक्सिमम 3 स्पेल्स एक ईयर्स में ले सकते हैं और मिनिमम 5 डेज आप एक स्पेल्स में यानी 1 स्पेल्स में आप ले सकते हैं। यानी एक स्पेल्स में मिनिमम 5 डेज ले सकते हैं और 3 स्पेल से ज़्यादा एक ईयर्स में आपको नहीं दिया जाएगा। इसके लिए और इसके अलावा एक कंडीशन की बात करें तो इसमें रहता है कि 2 चाइल्ड पर दिया जाता है जो कि इल्डेस्ट चाइल्ड हो, यानी जो 2 बड़े बच्चे पर यह ही रूल लागू होता है CCL, और इसको LAP के तरह ही ट्रीट किया जाता है और उसी तरह ही इसको सैंक्शन किया जाता है। सारी इन्फॉर्मेशंस को आप याद रखें, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुटी। यानी ग्रेजुटी का मैक्सिमम लिमिटेशंस क्या होता है। तो ग्रेजुटी के मैक्सिमम लिमिटेशंस की अगर बात करें तो जो भी कर्मचारी 33 ईयर से ज़्यादा अगर सर्विस कर लेता है तो उसको एक परिलब्धि यानी इमोलमेंट्स दिया जाता है, जो या तो 16.5 मंथ्स का होगा या 20 लाख रुपए से, जो भी मिनिमम हो उस कंडीशन में दिया जाता है। यानी मिनिमम के कंडीशन पर, यानी ये पहले ये आ जाए या 20 लाख पहले आ जाए, उस कंडीशन में यह ग्रेजुटी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट्स होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 लाख दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यह पूछा गया यहाँ पर लीव इनकैशमेंट फॉर रेलवे सर्वेंट ऑन रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट रेलवे कर्मचारी को मैक्सिमम कितने टाइम का दिया जाता है। तो रिटायरमेंट के दौरान मैक्सिमम 300 डेज का ही इनकैशमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड हाउ मेनी टाइम्स एन एम्प्लॉय कैन इनकैश हिज LAP। यानी सर्विस के दौरान कोई कर्मचारी कितने बार अपने छुट्टी को कैश करा सकता है। तो मैक्सिमम इसकी लिमिटेशन जो होता है वो 6 टाइम्स पूरी सर्विस करा सकता है, और इसके लिए कंडीशन होता है कि प्रत्येक बार मैक्सिमम 10 LAP करा सकता है, जिसके साथ उसको एक पास या PTO पास को लेना अनिवार्य होता है। 10 मैक्सिमम LAP दिया जाता है 1 टाइम में, और 6 टाइम अगर लिया जाए तो टोटल पूरे सर्विस में अगर बात करें तो सर्विस के दौरान वह 60 LAP का ही इनकैशमेंट करा सकता है और 6 टाइम करा सकता है। तो यहाँ पर हमारा बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्रॉम व्हेन
डज द न्यू पेंशन स्कीम कम इनटू फोर्स, यानी कब से न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस प्रभाव में आया था? तो 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद इन विच पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड, यानी बच्चे के जन्म से कितने दिन के अंदर पीएल यानी पैटर्निटी लीव को लिया जा सकता है? तो इसका अगर बात करें तो बच्चे के जन्म से 6 महीने के अंदर पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश को लेना अनिवार्य होता है, अदरवाइज उसको लैप्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 6 मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके अंतर्गत 15 डेज का पैटर्निटी लीव का प्रोवाइड करवाया जाता है और यह 2 इल्डेस्ट चाइल्ड पर यह रूल लागू होता है, यानी 2 बड़े बच्चों पर यह रूल लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हाउ मेनी प्रिविलेज पास एंड पीटीओज कैन बी टेकन बाय अ ग्रुप सी एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी वह सर्विस के दूसरे साल के दौरान ग्रुप सी एम्प्लॉयज अपने पास और पीटीओ कितना ले सकता है? तो बात करें तो 1 से लेकर 5 ईयर्स तक जो ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय जो होते हैं उसको 1 सेट पास और 4 सेट पीटीओ प्रोवाइड करवाया जाता है। 5 ईयर्स के बाद आफ्टर 5 ईयर्स 3 सेट पास एंड 4 सेट पीटीओ प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी 1 से 5 साल तक 1 पास, फिर 5 साल के सर्विस के बाद 3 सेट पास इशू किए जाते हैं ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर सर्विस में है, फिर भी उसको 1 सेट पास और 4 पीटीओ प्रोवाइड करवाया जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 प्रिविलेज पासेज और 4 पीटीओज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीव इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का लीव नहीं है? तो इसमें लीव कौन सा लीव नहीं है? तो लीव नॉट ड्यू यह भी है, पैटर्निटी लीव है, स्टडी लीव है, जबकि क्वारंटाइन लीव नहीं होता है रेलवे के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू ड्यूरिंग इंटायर सर्विस पीरियड ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इज, यानी पूरे सर्विस के दौरान लीव नॉट ड्यू कितने दिन का मैक्सिमम ले सकते हैं कर्मचारी? तो इसमें 360 डेज का लिमिटेशंस होता है जो पूरे सर्विस में मैक्सिमम ले सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, बीच कैटेगरी ऑफ फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज इज नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मैटरनिटी लीव, यानी निम्नलिखित जो कैटेगरी दिया गया है उसमें से कौन से महिला रेल कर्मचारी को मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व अवकाश लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं होते हैं? तो इसमें अगर बात करें हम तो इसमें हैविंग अ 3 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, यानी यहाँ पर 2 बच्चों तक ही दिया जाता है मैटरनिटी लीव। यहाँ पर हैविंग अ 3 सर्वाइविंग चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर उस केस में इंटाइटल नहीं होंगे मैटरनिटी लीव के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेली अलाउंसेज इज अप्लीकेबल फॉर टूर्स इफ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम हिज पैलेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कभी भी कोई कर्मचारी को हेड क्वार्टर से कितने दूरी पर भेजा जाए, रेडियस के अंदर भेजा जाता है, जिसके बाद उसको डेली अलाउंसेस यानी ट्रैवलिंग, जिसे आप टीए के नाम से जानते होंगे, यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेस के नाम से वह प्रोवाइड करवाना अनिवार्य होता है। जब भी हेड क्वार्टर से
8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई कर्मचारी जाता है कुछ कार्य के लिए तो उस दौरान उसको टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड करवाया जाता है। इसकी अगर बात करें यहाँ पर, तभी वर्तमान में लेवल 1 से लेकर 5 तक के लिए जो कर्मचारी है उसको 1500 यानी 500, 6 से लेकर 8 तक जो कर्मचारी है उसको 800 रुपये, जो लेवल 9 से लेकर लेवल 11 तक के जो कर्मचारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उसको 900, फिर लेवल 12 और 13 का जो अधिकारी आते हैं उसको 1000 यानी 1000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि जो लेवल 14 एंड एबव के कर्मचारी है उसको यह अलाउंसेस 1200 रुपये दिए जाते हैं अगर वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हेडक्वार्टर से जो दूरी होते हैं उस दौरान वह सर्विस देते हैं। तो यह एक तरह से ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं रेलवे के अंतर्गत इसको बताया गया है। इसके अलावा बात करें तो उसमें टाइम लिमिटेशंस भी होते हैं, कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत वह लौट के आ जाते हैं हेडक्वार्टर। अगर टाइम लिमिटेशंस की अगर बात करें तो 6 घंटों तक, यहाँ पर बात करें 0 से 6 घंटे तक उसको जो अभी अमाउंट बताया गया है अलग अलग टाइप्स लेवल्स के अधिकारियों के लिए उसका 30% दिया जाता है। फिर यहाँ पर बात करें 6 आवर्स से लेकर 12 घंटे तक की जो होता है उसमें 70% दिया जाता है उसके जो अमाउंट टोटल बन रहा है उसके अनुसार। फिर अगर बात करें 12 आवर्स के एबव यानी एबव 12 आवर्स की अगर बात करें 12 घंटों से ज़्यादा, उस केस में उसको 100% जो अमाउंट दिया जाता है उसका 100% दिया जाएगा। तो यह एक तरह से 30, 70 और 100% में टाइम के अनुसार डिवाइड कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो रेलवे बोर्ड लेटर RBE 84 2017 के अंतर्गत यह आया था कि जब भी रेलवे के अंतर्गत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अगर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस 50% से अधिक हो जाते हैं तो उस दौरान जो टीए होगा वो 25% इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर बात करें किसी अधिकारी को 1000 रुपये मिल रहे हो वर्तमान में 100% के केस में अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको बढ़कर यह अमाउंट 1250 रुपये हो जाएंगे जब महंगाई भत्ता 50% से इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर आप सीधे सीधे प्रश्न को डिस्टेंस के हिसाब से पूछा गया था तो 8 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया यहाँ पर IPAS सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड बाय रेलवे, यानी यहाँ पर IPAS का फुल फॉर्म पूछा गया जो सॉफ्टवेयर भारतीय रेलवे के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो यह इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम है जो कर्मचारी के डिटेल्स जो सैलरी, इनकम टैक्सेज, PF, लीजर्स वगैरह को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर परफॉर्मा ऑन कॉस्ट चार्जेज आर लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स एक्सिक्यूटेड फॉर, यानी जो परफॉर्मा ऑन कॉस्ट होता है जो चार्जेज किया जाता है काम के रिस्पेक्ट में, वो कौन कौन से पर एक्सिक्यूट किया जाता है यानी खर्च किए जाते हैं। तो परफॉर्मा ऑन कॉस्ट की अगर बात करें यहाँ पर तो एक तरह से इनडायरेक्ट चार्जेज है, यानी उस वैसा चार्ज जो उसके अंतर्गत वैसे चार्ज को शामिल किया जाता है जो रेलवे वर्कशॉप के अंतर्गत जो किए गए काम में शामिल लागत में शामिल तो नहीं होते हैं लेकिन कमर्शियल कॉस्टिंग में शामिल होते हैं। जो हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत जो काम होते हैं उसमें डायरेक्ट रूप से काम की लागत में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा कमर्शियल कॉस्टेज होते हैं उसके अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है, तो उसको हम परफॉर्मा ऑन कॉस्ट के नाम से जानते हैं जो इनडायरेक्ट चार्जेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन की तरफ चले तो स्टॉक आइटम्स परचेज बाय स्टोर डिपार्टमेंट, तो ये स्टोर डिपार्टमेंट जो हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत आते हैं
तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा वर्कशॉप के अंतर्गत जो परचेज होगा उसके अंतर्गत आ जाता है, तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे परफॉर्मा ऑन कॉस्ट में। फिर POH ऑफ अदर रेलवे रोलिंग स्टॉक इन वर्कशॉप्स, इसको भी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह हम वर्कशॉप के अंतर्गत जो हमारा कॉस्टिंग आता है उसमें ही ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चले तो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ से अगर प्राइवेट पार्टी से खरीदा जाए तो उस दौरान हमारा इनडायरेक्ट चार्जेस के रूप से आते हैं, तो यहाँ पर हम उसको परफॉर्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कंडम मटेरियल इज सेंट टू स्टोर्स ऑन। जो कंडेम मटेरियल होता है वो स्टोर के सेंड किया जाता है, कौन से किसके मदद से, तो DS8 नोट्स जो होते हैं उसके मदद से हम कंडेम मटेरियल को स्टोर को भेजते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन द शेड्यूल्स ऑफ पावर्स होज पावर्स आर इंक्लूडेड एज ए नेगेटिव लिस्ट, यानी जो शेड्यूल्स ऑफ पावर्स यानी MSOP जो 2018 में आया था उसके अंतर्गत किसका पावर्स नेगेटिव लिस्ट के तरह इंक्लूड किया गया है, तो उसमें हमारा जो GM यानी एक जोनल हेडक्वार्टर्स के जो चेयरमैन होते हैं जनरल मैनेजर, उसको एज ए नेगेटिव लिस्ट के तौर पर इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है निवारण सिस्टम यूज फॉर, जो निवारण सिस्टम यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो जो सर्विंग एम्प्लॉयज हो या रिटायर्ड एम्प्लॉयज हो रेल कर्मचारी के, उसके जो भी कामकाज हो वेतन से रिलेटेड जो भी समस्या हो उसको देखने के लिए निवारण सिस्टम का यूज किया जाता है रेलवे के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर RRSK इज अ डेडिकेटेड फंड फॉर इम्प्लीमेंटिंग विच वर्क्स। जो RRSK है डेडिकेटेड यानी फंड जो यूज किए जाते हैं वो कौन से काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो जो RRSK की बात की तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको जो हमारा रेल सेफ्टी के जो वर्क्स होते हैं उसके लिए इस फंड को डेडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो रेल सेफ्टी वर्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। RRSK का फुल फॉर्म राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष इसका सही फुल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विशाखा गाइडलाइंस इज आर इंटेंडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। जो विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2013 में दिया गया था, जिसका जजमेंट था कि कोई भी महिला कर्मचारी जो अपने कार्यस्थल पर यानी वर्क करने जॉब प्रोफाइल पर करने के लिए गई हो तो उस दौरान उसको सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह ना हो, तो उसमें प्रिवेंट किया गया है। तो यहाँ पर बात विशाखा गाइडलाइंस की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत यहाँ पर वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशंस और रिड्रेसल्स तीनों को इंक्लूड करते हुए इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर इन इंडियन रेलवे रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर्स टू अर्निंग, यानी अर्निंग एक्सपेंडिचर्स का अर्निंग से अनुपात यहाँ पर पूछा गया है भारतीय रेलवे के अंतर्गत, यह क्या होगा। तो जब हम एक्सपेंडिचर्स को अर्निंग से नीचे रेशियो करते हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको कम से कम किया जा सके इस पर काम किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फंड यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओवरहेज एसेट्स। जो ओवरहेज एसेट्स हो गए हो उसके रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल्स जब हम करते हैं तो उसमें कौन से फंड का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल्स ओवरहेज एसेट्स का करते हैं उसमें हम DRA फंड्स का प्रयोग करते हैं, यानी डिप्रेसिएशन रिजर्व फंड का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द पेंशन फंड गेट्स मनी फ्रॉम। जो पेंशन फंड्स होते हैं वो मनी कहाँ से प्राप्त करते हैं,
तो वह रेवेन्यू अर्नेड बाय रेलवे, यानी रेलवे के द्वारा जो मनी अर्न किए जाते हैं रेवेन्यू, उससे हम पेंशन्स को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉक सीट्स रेफर्स टू, यानी स्टॉक सीट्स जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो वह जो हमारा शॉर्टेज ऑफ मटेरियल इन स्टॉक होल्डर डिपो, यानी ये जो स्टॉक होल्डर डिपो में जो शॉर्टेज मटेरियल होता है उसका संबंध हमारा स्टॉक सीट से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।